दो टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। पहला टॉपिक इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन का डेटा आया है उसकी बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक जो है वो स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन ही किया गया है कि अब तो इतना कुछ हो गया फिर भी स्मॉल कैप वाले जो है वो क्यों नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मुझे दिक्कत हो रही है बहुत लमसम करते, तो उसको भी क्लियर करेंगे। बट सबसे पहले देख लेते हैं, इंडिया का फेब मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरा मंथ है जहां पे मतलब मार्च के महीने में फेब का डेटा आया, फेब के महीने में जनवरी का डेटा आया था, और ये मार्च में जो डेटा आया है वो दूसरा मंथ है जहां पे न्यू सीरीज के साथ ये डेटा आया है। India's Feb inflation rose to 3.21% from 2.75% in January। तो जनवरी के महीने में 2.25% का इन्फ्लेशन का नंबर आया था, जो कि कंज्यूमर वाला इन्फ्लेशन है, सीपीआई वाला है। और फेब के मंथ का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के 3.21% हो गया। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में भी बढ़ गया था। जनवरी में नए बेस डेट से डेटा को कैलकुलेट किया गया था। यहाँ पे जो फॉरकास्ट थी वो थी कि 3.1% तक का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आ सकता है। तो जन से फेब में जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनका मानना था कि 2.75 से 3.1 जा सकती है इन्फ्लेशन, लेकिन वो चली गई 2.75 से 3.21% तक। This is the second CPI print under a revised data series with the base year changed to 2024 from 2012 to reflect changes in consumption patterns। तो 2024 को बेस डेट बना के इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनका वेटेज ऊपर नीचे किया गया है, बहुत सारे सेक्टर्स को निकाल दिया गया है और नए सेक्टर्स को ऐड भी किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेस डेट चेंज हुआ है उसका एक इफेक्ट हमें इन्फ्लेशन के डेटा पे ये देखने को मिला है कि आरबीआई का एंड गवर्नमेंट का एंड जो एक्सपर्ट्स का जो एक्सपेक्टेशन था कि किस क्वार्टर से जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ने वाला है, उससे पहले ही जो महंगाई दर है यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। और महंगाई हुई दर जो बढ़ रही है, अब ये एक प्रॉब्लम जरूर है। अभी जैसे आरबीआई की लिमिट के अंदर में है महंगाई, क्लियर है, लेकिन यहां से भविष्य में महंगाई और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फेब का डेटा है और वॉर स्टार्ट हुआ है लास्ट फेब एकदम खत्म होने पे, ठीक है, मार्च में ही मान लो स्टार्ट हुआ है वॉर। और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो जंप आया है वो भी मार्च से ही आया है। तो हमें बहुत ज्यादा सडन स्पाइक, जब मार्च का डेटा अप्रैल मंथ में आएगा तो हमें बहुत ज्यादा सडन स्पाइक इन्फ्लेशन के नंबर में देखने को मिल सकता है। और ये महंगाई का बढ़ना इतना ज्यादा खराब क्यों है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, महंगाई बढ़ेगी तो सामान कम बिकेगा, तो बिजनेसेस को फायदा कहां से होगा, और बिजनेसेस को फायदा नहीं होगा तो हमें फायदा कहां से होगा। और दूसरा, महंगाई अगर बढ़ी हुई आती है, महंगाई अगर बढ़ी हुई आती है तो हमें आरबीआई की तरफ से रेट कट भी देखने को नहीं मिलेगा, और रेट कट नहीं देखने को मिलेगा तो उससे मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी बूस्ट नहीं होगी और अगेन हमें स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आरबीआई अगर रेट कट करता है तो उससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, आरबीआई रेट कट करेगा तो और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, और आरबीआई रेट इंक्रीज करता है तो उससे महंगाई घटती है। लेकिन अभी इंक्रीज तो नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज भी नहीं होगा, और न ही सिर्फ भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर भी महंगाई को लेकर यही सारी चीजें हो रही है। तो महंगाई ग्लोबल एक यहाँ पे महंगाई के अंदर में जंप आया है, महंगाई बढ़ी है और आने वाले समय में ग्लोबली महंगाई और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है वो भी रेट कट नहीं करेंगे, और यूएस फेड की तरफ से भी मुझे नहीं लगता कि रेट कट वो कुछ होने वाला है वहां पे। एंड यहाँ भारत के तरफ से भी, मतलब रिजर्व बैंक की तरफ से भी लग नहीं रहा कि रेट कट वगैरह कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे ये जो चीज है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग जरूर है, लेकिन ये बड़ा कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इससे ज्यादा बड़ी बड़ी परेशानियां भारत के लिए है, इकोनॉमी के लिए है, स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि सबसे पहला यूएस ईरान जो वॉर है उसका क्रूड की समस्या, गैस की समस्या वो है, और दूसरा ट्रंप यहाँ पे नया सेक्शन लगा के नया टैरिफ लगाने पर एकदम लगे हुए हैं। वो ये दोनों अभी क्रूड ऑयल वाली समस्या और ट्रंप टैरिफ वाली समस्या ज्यादा बड़ी है, ये इन्फ्लेशन और रेट कट की समस्या से। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कौन सी समस्या अभी स्टॉक मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए ज्यादा बड़ी है। समस्याएं कई है, कौन सी ज्यादा बड़ी है? नेक्स्ट हम यहाँ पे आप ही का क्वेश्चन, आप में से ही एक व्यूअर ने पूछा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। अभी मेरा क्वेश्चन आंसर कर लो प्लीज। अब तो मार्केट बहुत गिरा हुआ है,
स्मॉल कैप निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, फिर भी एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप जैसे फंड लमसम अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक्सिस में तो आई थिंक लमसम अलाउड है, निप्पॉन में नहीं है अलाउड, एसबीआई में नहीं है अलाउड, और भी बहुत सारे फंड है जहां पे अलाउड नहीं है। तो देखिए चीज क्या है कि डेफिनेटली आपने सही कहा कि मार्केट के अंदर इवन स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर भी प्राइस करेक्शन भी हो रहा है अच्छा खासा, टाइम करेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, एंड प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है, जो वैल्यूएशन दिखाता है एक तरीके से, वो भी हमें पास्ट में तो काफी हाई चला गया था, वहां से काफी गिरते हुए, तो वैल्यूएशन कूल ऑफ जरूर हुआ है पहले से ज्यादा स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे लमसम जो है, देखो जैसे ऐसा नहीं कि सारे ने बंद कर रखा है, कई सारे में अलाउड है स्मॉल कैप में, और जैसे आईसीआईसी स्मॉल कैप ने भी बंद कर रखा था पहले, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने लमसम अलाउड कर दिया। तो कुछ फंड अलाउ कर रहे हैं, कुछ फंड बंद कर रहे हैं, कुछ फंड ने बंद किया ही नहीं था, और कुछ फंड अलाउ कर ही नहीं रहे। तो ये टोटली मैनेजमेंट टीम पे डिपेंड करता है। टीम को अगर लग रहा है कि वो हैवी अमाउंट ऑफ इनफ्लो स्मॉल कैप के अंदर में, अपने स्कीम के अंदर में वो नहीं मैनेज कर सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि अभी भी माहौल उतना ज्यादा सही नहीं हुआ है कि हम लमसम बहुत ज्यादा अलाउ कर पाए इन्वेस्ट करना, ताकि मतलब क्योंकि लमसम जैसे अलाउ होगा इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा स्कीम के अंदर में, और वैसे में ऐसी अनसर्टेनिटी के टाइम में हो सकता है उनके पास अभी डिप्लॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटी ना हो उनके रडार पे, ये भी हो सकता है। और एक रीजन है, थोड़ा रेगुलेटरी रीजन भी है कि सेबी की तरफ से भी है कि लिक्विडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और सेबी ही एक बड़ा रीजन था जिसके कारण कई सारे फंड हाउसेस ने लमसम लेना बंद भी कर दिया था। तो काफी सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखनी होती है एज ए टीम, जो कि स्मॉल कैप पे ज्यादा, क्योंकि स्मॉल कैप पे रेगुलेशन भी बहुत ज्यादा लग जाती है, स्मॉल कैप के अंदर लिक्विडिटी को लेकर भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लग जाती है। तो यही सब रीजन है जिसके कारण अभी काफी सारे फंड हाउस हैं जो कि अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो अब जो स्कीम अलाउ कर रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो लमसम नहीं ले रही उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही बढ़िया स्कीम है, कई अच्छे स्कीम्स है जो कि लमसम अलाउ कर रही है, तो आप चाहो तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, बंद करने का प्रॉपर यही रीजनिंग देते हैं सारे फंड्स की माहौल अभी ठीक नहीं है, या फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी इतने इनफ्लो को डिप्लॉय करने के लिए, यही रीजन दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो ऐसा कुछ है नहीं, काफी सारे फंड, तो ये टोटली फंड मैनेजमेंट टीम की मेरिट पे डिपेंड करता है, और टोटल ओवरऑल फंड हाउस की स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी राय इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में देना कि आप जिस स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, क्या उसके अंदर लमसम अलाउड है या नहीं, सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है। कुछ स्कीम्स ने तो एसआईपी पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि एसआईपी भी आप इतने ही लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हो। तो फिर आप क्या कर सकते हो इसका? कुछ नहीं कर सकते। जो स्कीम आपको फ्री हैंड दे रहा है आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो, सिंपल सी चीज है।